मैं सोनी का इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ हैं पारुल शर्मा जी, जो एक कथक डांसर हैं और काफी सारे अप डाउन उनकी लाइफ में आए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो जाती हैं जिनका हमें पहले कभी अंदाजा नहीं होता कि हमारी लाइफ में ये सब हो जाएगा। तो जब हम लोग शादी की बात करते हैं तो शादी में कभी कभी इस तरह की चीजें होती हैं कि हमें पहले से नहीं पता कि किस तरीके का परिवार होगा, खासकर जब हम लोग अरेंज मैरिज में जाते हैं। तो पारुल जी के साथ भी कुछ शादी में कुछ इस तरह की घटना हुई कि उनको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़े। तो क्या लाइफ पर हमारी पर फर्क पड़ता है जब इस तरह की चीजें हमारे साथ होती है? हमारी एजुकेशन कितना हमें उस चीज में हेल्प करती है? एक लड़की को स्टैंड करने के लिए कौन सी वो जरूरी चीजें हैं जो उसकी लाइफ में होनी चाहिए? आज पारुल जी से बात करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हिम्मत से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को डिजाइन किया है। तो पारुल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग विमेन सीरीज में। और अपना समय देने के लिए और अपनी लाइफ की जर्नी को शेयर करने के लिए हमारे साथ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद सोनिका जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया आपके साथ बातचीत करने के लिए, और अपनी ऑडियंस जी का भी, मैम। आप लोगों की ऑडियंस का भी, कि वो लोग यहाँ पर जुड़े हैं हम लोगों से बात करने के लिए, मिलने के लिए। जी मैम, क्योंकि ये लाइफ की जर्नी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी विमन की, उसकी लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, वो उनसे किस तरीके से डील करते हैं। तो आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपका बचपन कैसा बीता है? अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसा बचपन रहा आपका? मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, यहीं पर मेरा जन्म हुआ दिल्ली में ही, और दिल्ली में ही जी। मैं शुरू से रह रही हूँ। बचपन की बात करेंगे तो बचपन मेरा उतना अच्छा नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए नॉर्मली। बचपन में मतलब काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना मैंने किया, क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, लाइक मेरी पेरेंट्स का आपस में नहीं अनबन रहती थी, नहीं बनती थी। तो जी। उस वजह से वो, ऑब्वियसली कहते हैं ना, जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उसी तरीके बिल्कुल। से पेरेंट्स की लड़ाई झगड़े में हम लोगों का नुकसान होता था। मैं और मेरे दो भाई बहन और हैं, तो हम भी उस चक्कर में फंसे हैं। लाइक घर में रोज लड़ाई झगड़ा होना, मम्मी पापा की नहीं बनना, बहुत अच्छा माहौल नहीं था घर के अंदर। तो उस सब जी। के चलते जो मेंटली, जो मानसिक तौर पर, जो भी एक बच्चे को बचपन में जो ये सब चीजें देखता है अपने परिवार में, तो मानसिक तौर पर उसका बहुत असर पड़ता है। समाज में भी उसका एक, उस तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया जाता हमारे समाज में। तो वो सब मैंने भी फेस किया है अपने बचपन में। तो उतना जी। अच्छा नहीं था, थोड़ा कठिन रहा बचपन मेरा। जी, तो आप सबसे बड़े हो अपने घर में, लाइक बच्चों में? नहीं नहीं नहीं, मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है, फिर मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है साथ में। हम तीन भाई बहन हैं। तो तो फिर पढ़ाई अपनी कहाँ तक अपनी करी? पढ़ाई मेरी बचपन स्कूलिंग तो मेरी यहीं घर के पास ही गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके जी। बाद बेसिकली क्या है ना कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने ही हम लोगों को संभाला है, हम लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि पिताजी का कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं घर में, स्पेशली फाइनेंशियली भी नहीं था। कोई सपोर्ट उनका किसी भी तरीके का घर में नहीं था। उनको थोड़ा अपना, गलत संगत में वो पड़े हुए थे। तो उसकी वजह जी। से, जैसे मेरी मम्मी थी वो स्कूल में पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी, तो उनके साथ धीरे धीरे, जैसे मैं 11-12 साल की थी, छोटी थी, तो मैं थी, मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है 3-4 साल, तो हम दोनों जी। भी मम्मी के साथ ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करते थे। जैसे मम्मी स्कूल से पढ़ा कर आती थी तो बच्चे घर में भी वो पढ़ाती थी ट्यूशन। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों में शुरू से था। जैसे, मतलब जिद्दी नहीं थे, पता था कि घर का माहौल सही नहीं है, तो एक सेंस था कि मतलब सपोर्ट करना है, खुद को ही खुद को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है, घर में भी देखना है, भाई भी छोटा है उसकी भी पढ़ाई है, तो वो सब था। जी। तो हम लोग बचपन से ही, मैं और मेरी बहन, मम्मी के साथ ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे स्कूल से, मतलब 11-12 साल की एज से। जैसे छोटे बच्चे होते थे प्राइमरी स्कूल के, उनको पढ़ाया। जी। फिर जब मैं और थोड़ी बड़ी हुई, लाइक 9th 10th क्लास में,
तो मैं 6th और 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी हिंदी मीडियम से एजुकेटेड है, शी इज ऑल्सो एमए बीएड। तो वो उनको पढ़ाती थी, तो हम भी अपना मतलब अपनी एजुकेशन के हिसाब से हम लोग पढ़ाते थे, क्योंकि मेरे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई हुई है, गवर्नमेंट स्कूल था लेकिन इंग्लिश मीडियम था। तो टचवुड इंग्लिश वगैरह थोड़ी अच्छी थी, तो मैं अलग जो मम्मी नहीं पढ़ा पाती थी वो हम लोग पढ़ाते थे, मैथ्स इंग्लिश साइंस इस तरह के सब्जेक्ट। मम्मी का हिंदी और संस्कृत का रहता। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब हम लोगों ने खुद को स्टैंड किया। तो पढ़ाई का ये था कि अपने पढ़ने के लिए, खुद के आगे बढ़ने के लिए ही हमको ये सब मेहनत करनी थी। तो शुरू से मुझे ये था, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जल्दी से मतलब 18 साल के हो जाओ, जॉब करनी है, क्योंकि ट्यूशन के पढ़ाई पैसों में ना घर नहीं चलता, घर के साथ जी। पढ़ाई नहीं चलती है। अगर आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छा करना है, तो आप ट्यूशन वाले पैसों में नहीं कर पाते हो सब कुछ। तो जी। उसके लिए मुझे शुरू से था कि जॉब में आना है, जॉब करना है। तो पता तो था नहीं, नॉलेज तो थी नहीं। जैसे जैसे कोई बताता गया, मुझे किसी ने बताया कि आईटीआई कर लो, आईटीआई से कुछ ना कुछ जॉब लग जाएगी। और मुझे पता नहीं था जी। आईटीआई होता क्या है। वहां गई तो माहौल तो उसका उतना अच्छा नहीं था, बट ठीक है, 2 साल का कोर्स किया मैंने, एडमिशन लिया वहां पर, मम्मी ने ही करवाया वो भी। तो वहां से निकलने के बाद मेरी जॉब लगी थी। तो मैं बिल्कुल 18 ही साल की थी, और जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट हुआ, मेरे को शुरू से था कि मुझे जॉब करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। तो वहां से मेरी जॉब लगी। तब ऑब्वियसली मैंने उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी 18 साल की उम्र में। तो एक छोटी सी फ्रंट ऑफिस की मैंने जॉब ज्वाइन की, घर के पास ही। वहां पे कुछ महीने किया, फिर उसके बाद साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन ओपन से कर दिया, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो एजुकेशन जी। मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत अच्छे कॉलेजेस से, अच्छी जगह से नहीं हुई है, क्योंकि हमेशा पार्ट टाइम और इस तरीके से ही पढ़ना पड़ा है। तो और उसके बाद फिर मेरा जॉब लगा, जॉब के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर जॉब चेंज की, स्विच की। वहां जाके मुझे उतना अच्छा नहीं माहौल मिला, सपोर्टिव नहीं था वहां पर, काफी परेशानियां भी होती थी। तो जी। वहाँ उसके बाद मैंने 2 साल का ब्रेक लगा था मेरी पढ़ाई के अंदर। 2 साल के बाद फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब बाई चांस, भगवान की दुआ से, एक ही बार में, मतलब एक ही बार ट्राई किया और उसी में मेरी जॉब लग गई। एंड फिर वहां जी। आने के बाद थोड़े सपोर्टिव लोग मिलने स्टार्ट हुए। तो जॉब भी फ्लेक्सिबल आवर्स थे, वर्किंग आवर्स। तो उसके बाद मैं पार्ट टाइम पढ़ाई करती थी, सुबह 9 से 5 ऑफिस, और उसके बाद 6 से 9 रात को मैं कॉलेज जाती थी पूसा में। तो वहां मैंने डिप्लोमा किया अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जी। ये मेरा एजुकेशन है। फिर पढ़ा, जॉब के साथ साथ अभी मैंने एमबीए किया हुआ है, मास्टर्स किया मैंने। तो जॉब के साथ ही किया सब कुछ। तो बहुत मेहनती हैं आप, जॉब भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे और अपने फैमिली में सपोर्ट भी करते थे फाइनेंशियली, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इस मानसिकता के साथ बड़े होना किसी भी बच्चे का, जब घर का माहौल ठीक ना हो तो बहुत मुश्किल रहता है। और आपके इंटरेस्ट क्या क्या है मैम? और किसी चीज में इंटरेस्ट था आपको? आपकी हॉबीज क्या हाँ, क्या है? हॉबीज मेरी, वैसे तो कई हॉबीज है मेरी। जैसे कि मुझे खाना अच्छा लगता है, और मुझे जी। मतलब मैं फूडी हूँ बेसिकली। और ओके। घूमना मुझे बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग आई लाइक। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं मुझे डांस करना शुरू से ही बहुत पसंद है। जब मैं बहुत छोटी सी थी, लाइक बिल्कुल जूनियर स्कूल में, तब से मुझे डांस का बहुत ज्यादा शौक है। लाइक जी। स्कूल में, मतलब कोई भी फंक्शन हो, सबसे आगे मैंने होना होता था। मतलब सबको पता था कि पारुल तो है ही है इसके अंदर। तो मुझे डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक था शुरू से, यही मेरी हॉबीज है। ओके, तो इसके बाद फिर आपने अपने करियर की बात बताई, आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई? आपने घर वालों की मर्जी से शादी करी या अपनी मर्जी से? नहीं, मेरी टिपिकल अरेंज्ड मैरिज थी, घर वालों की रजामंदी से ही थी वो। मेरा कोई लव जी। कनेक्शन नहीं था, क्योंकि कभी लाइफ में इस तरीके का टाइम ही नहीं मिला, कभी मौका ही नहीं मिला ये सब का। शुरू से तो मैं हमेशा डबल चीजों में ही लगी रही हूँ, लाइक पढ़ाई के साथ भी जॉब, जॉब के साथ पढ़ाई। फिर जी। डांस में भी मेरा इंटरेस्ट था, तो डांस भी मैंने ज्वाइन किया था जॉब स्टार्ट करने के साथ ही। तो यही है बस।
तो आपकी शादी में फिर ऐसा क्या हुआ मैम जो आपको शादी छोड़नी पड़ी, आप एक साथ नहीं रह पाए? शादी में बेसिकली जब जैसे देखते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है अरेंज मैरिजेस में कि मिलवाते हैं लड़का लड़की को। तो शुरू में सब कुछ अच्छा था, हाँ वगैरह हो गया। जब जी शादी ज्यादा ज्यादा गैप नहीं था, लाइक 2-3 महीने में ही शादी का डेट फिक्स हो गया था। तो जो कोर्टशिप पीरियड जो होता है, उसी में जी थोड़ा थोड़ा जैसे बातें करते हैं, तो उसी में थोड़ा सा रियलाइज तो होने लगा था कि ही इज नॉट द वन, ये राइट पर्सन नहीं है। लाइक शुरू में तो उन्होंने बोला उन्हें कोई डिमांड्स नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जी धीरे धीरे जैसे बातें करते रहते हैं, मैं भी तो उतनी बड़ी नहीं थी, मैं भी छोटी थी तब, तो जी जी उतना समझ भी नहीं होती है। तो बातें करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ आता है सामने, तो उनको उनके अंदर से थी इच्छाएं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन कभी खुल के उन्होंने मांगा नहीं था। जैसे होता है ना अरेंज मैरिजेस में पूछा जाता है आपको कुछ चाहिए क्या, मतलब आपकी जी क्या क्या इच्छा है। तो उन्होंने कभी ऐसे खोल के मांगा तो नहीं, लेकिन उनके अंदर इच्छाएं थी। तो शुरू में क्या हुआ कि जो पेरेंट्स कर रहे थे, मतलब मेरी मम्मी और मेरे मामा जी वगैरह ने मिलके किया है सब। तो जब जी तैयारियां चल रही थी तो धीरे धीरे जब बात होती रहती है, तो मेरे से बातों बातों में निकलवा लेना कि कौन सी गाड़ी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जी बोला कि ये वाली नहीं, ये वाली कार दे रहे हैं, तो उसको तब ये टेंशन हो गया कि मतलब वे ऑफ टॉकिंग एकदम चेंज, कि ये नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए तुम्हारे, मतलब एकदम रूड हो जाना। एंड तो शुरू से मतलब मुझे इशारे तो मिलने लग गए थे, बट क्या होता है कि जब किस्मत खराब होती है ना, तो यू नो आपकी बुद्धि भी वैसे ही बिहेव करने लगती है। सब तो कुछ आपने इस बारे सर्कमस्टांसेस में उस किसी तरीके से के लाइक, बनते हैं आपने किसी से इस बारे घर में बात में। करी कि अपनी हाँ बहन से, डेफिनेटली। जैसे आपकी बड़ी बहन है, आपकी मम्मी है, तो हम्म। उनसे इस बारे में बात हुई आपकी कि मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है? हाँ डेफिनेटली घर वालों को बताया गया, तो उन्होंने भी फिर उनकी फैमिली में बात किया कि ऐसे ऐसे है। तो वो छोटे थे अपने घर में, तो उनके बड़े भाई उनकी फैमिली, नहीं नहीं ये तो बच्चा है, इसको हम समझा देंगे और ऐसा नहीं है। तो वो बात आई गई हो जी जाती थी फिर। हाँ इस तरीके से। फिर बाद जी में फिर किसी और चीज को लेकर इशू क्रिएट हुआ, ये सब शादी से पहले ही 2-3 चीजें हो गई थी। बट फिर वो यही हुआ कि फैमिली को बताया, नहीं एडजस्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बच्चा है, इसको समझा देंगे, इस तरीके की बातें। तो फिर वो ठंडी हो जाती थी बात, तो शादी भी जी हो ही गई। बट शुरू से डे वन से जिस दिन शादी हुई थी, उसी दिन से उनकी इच्छा थी, उन्होंने मतलब मुझे पहले ही दिन काफी चीजें सुनाई कि तुम्हारे घर से ये आना चाहिए था, वो आना चाहिए था। मतलब इन शॉर्ट कहे तो मतलब वो लालची थे, और काफी शुरू से उनको डिमांड्स भी थी उनकी। उसके साथ साथ उनका जैसे होता है नई शादी है। तो जैसे आप शादी के बाद गए तो पहले दिन ही आपसे ये सारी बातें कर रहे थे? हाँ और बिल्कुल। तो वहीं से थोड़ा खटास आनी तो शुरू हो ही गई थी रिश्ते में, क्योंकि पहले दिन कोई भी ये सब एक्सपेक्ट नहीं करता है, और आज के जमाने में तो डेफिनेटली कोई भी नहीं करता है। क्यों बिल्कुल तो ये सब हुआ, धीरे धीरे वो नेगेटिविटी बढ़ती गई। एंड जैसे हमारे यहाँ स्मोक और ड्रिंक मैंने अपने बचपन में अपने फादर को भी देखा है, जिसकी वजह से हमारा बचपन भी काफी खराब गया है। तो जी उनसे मैंने शादी से पहले पूछा था, तो उन्होंने बोला नहीं मैं पीता नहीं हूँ या कुछ भी। शादी हुई, एक हफ्ते के अंदर ही 3 बार ही वॉज कम्प्लीटली ड्रंक। मतलब इतना इतना धुत होकर आना कि अपने आप के बारे में होश ही नहीं है क्या है, और उस नशे की हालत में काफी कुछ मिसबिहेव करना, हाथ उठाना, ये सब नॉर्मल सा होने लग गया था। तो ज्यादा नहीं रही मैं वहाँ, 1.5-2 महीना बस। उसके बाद मेरे को समझ आ गया था कि ये इंसान सही नहीं है, क्योंकि एक लाइफ का वास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है बचपन का, पेरेंट्स का। तो जब चीजें आपने पहले से देखी होती है, तो आप डिसीजन मेकिंग बहुत आसानी से कर पाते हैं। बट जी ऐसा नहीं है कि 2 महीने में ही छोड़ने का डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं था। बात हुई, फैमिलीज में डिस्कशन हुए, उनको समझाया गया, काफी चीजें हुई। उसके बाद एक और मौका भी लिया 6 महीने के गैप के बाद, बट चीजें वर्कआउट नहीं करी। तो फिर मतलब अब्यूजिव मैरिज इसको इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं। तो आई हैड टू कम आउट ऑफ इट। ओके, तो जो आपके बचपन का था वही आपकी शादी में वापस रिपीट हो रहा था कहीं ना कहीं? एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली वही हो रहा था। और
इसको नजरअंदाज करना या इसको और ज्यादा लंबा खींचना मतलब हिस्ट्री को रिपीट करने वाली बात थी। तो इसलिए तो डिसीजन उसके बहुत बाद लंबा फिर लिया। आप 6 महीना दोनों अलग रहे और आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये शादी नहीं चलेगी? नहीं, 6 महीने के बाद एक और चांस लिया। सब लोगों ने, बड़ों ने बोला कि ओके। एक बार और देख लो, ट्राई कर लो, क्या पता इतने दिन जी। अलग रह के थोड़ा मतलब उसको भी समझ आई हो एंड दोनों तरफ से कोशिश की जाए। बट ऐसा लगा नहीं, थोड़ा दिन तो ठीक रहा, एक हफ्ता 10 दिन, उसके बाद फिर वही, बल्कि और ज्यादा होने लग गया फिर उसके बाद नेगेटिविटी एंड गलत चीजें, हाथ उठाना तो ऐसा हो गया था जैसे रोज का काम। तो वो सब तो सहन करना नहीं था मुझे, इसलिए मैंने उस जो सेकंड चांस जो लिया था उसको मैंने बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं दिया। ये बहुत ही दुखद है कि इतना मतलब इतनी जल्दी उन्होंने इतना सब कुछ किया, और इतनी नई शादी में ये सब हो जाना एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है। कि लोग कम से कम 1 साल 2 साल तक शादी को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो वो चांस था ही नहीं जैसा आपने बताया। जी, तो उसके बाद फिर आपने मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था जब इतने जल्दी आपने डिसाइड किया, 1 साल के अंदर ही ये सब कुछ हो नहीं, गया? ये मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं था, ये फैमिली का जी। और मेरा मतलब, क्योंकि ये सारी चीजें घर में तो डिस्कस करते हैं, इस तरीके का होता है तो स्पेशली अरेंज मैरिज में। तो मैंने बताती थी, तो ये मेरा सबकी सहमति से डिसाइड किया गया था, मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। तो मम्मी पापा ने अलाउ किया कि नहीं, डिवोर्स ही ठीक है और ये सब तो नहीं चलेगा? हाँ, मेरी मम्मी ने स्पेशली, क्योंकि मम्मी को एकदम अपना सारा पास्ट एकदम उनकी आंखों के सामने आ जाता था, क्योंकि काफी सिमिलर चीजें हो रही थी वही, तो एकदम जी। डिसाइड किया कि नहीं रहना साथ में। तो इस फेज में आपने मतलब उस डिसीजन के बाद आप किस तरह का फील कर रहे थे, लाइक के अब मैंने इन चीजों को छोड़ के अच्छा किया, डिसाइड कर लिया? तो मुझे पता है काफी हिम्मत लगती है इस तरीके के डिसीजन लेने में, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं। लेकिन जब ये डिसाइड हो गया कि नहीं, अब साथ नहीं रहना है, ये शादी अब नहीं चलेगी, तो उसके बाद का जो एक फेज आता है, जो सोसाइटी वालों को भी ध्यान में चलता रहता है, एक लड़की के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो उस टाइम आपके दिमाग में लाइक क्या क्या चीजें चल रही थी कि किस तरीके से आप अपने आप को आने वाले टाइम में मैनेज करेंगे? ये ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। और जी। जिस तरीके का मतलब, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा ना, मैंने एकदम सडन डिसीजन लिया था। एंड जब ये सब चल रहा था घर में, उस समय मेरी जो मानसिक स्थिति थी वो इतनी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि इतना जल्दी इतना सब कुछ हो गया था। एंड हमारी जो मिडिल क्लास सोसाइटी होती है इंडिया में, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मतलब अपने डिसीजन से ज्यादा सोसाइटी की चिंता होती है सबको, कि सब क्या मतलब सब कैसे रिएक्ट करेंगे या लोग क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन होता है। तो मेरे ऊपर ये प्रेशर ज्यादा था, तो वैसा कुछ चल रहा था दिमाग में। एंड मैं उस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, या ये कह लीजिए मैं डिप्रेशन में चली गई थी धीरे धीरे। तो लगभग 3-4 साल मैं काफी सीवियर डिप्रेशन में भी थी। मुझे पता ही नहीं होता था मेरे आसपास हो क्या रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मतलब काफी अजीब सा अनसर्टेन सी मेरी मानसिक स्थिति हो गई थी। परेशान रहना, सबको मेरे फेस को देख के ही पता चल जाता था कि इसकी लाइफ में कुछ चल रहा है। तो जी। बहुत टफ टाइम था, और डिसीजन लेना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बहुत ही डिफिकल्ट था वो। उससे ज्यादा था कि फैमिली और सोसाइटी का जो प्रेशर, क्योंकि जब आप घर से निकलते हो, आप 6 महीने ऑलरेडी मायके में रह रहे हो, फिर आप वापस आ गए हो, तो लोगों पे नजर रहती है सबकी। तो वो जो बातें बनाते हैं फिर हमारे घर में आती है, मम्मी के पास आती है। मम्मी उन चीजों से परेशान होके वो गुस्सा मुझ पे ही निकालती थी। तो एक तो मैं वैसे भी अपनी लाइफ से मतलब डिस्टर्ब्ड हूँ, ऊपर से मम्मी का गुस्सा। उनका गुस्सा अपनी जगह ठीक था, क्योंकि सुनना उन्हीं को होता था सबका, सब लोग आके उन्हीं से पूछते जी। थे। तो ये था, तो मतलब चारों तरफ से एक बहुत ही बुरा समय आ गया था। और मैं उस समय काफी यंग भी थी, तो इतनी कम एज में इतना सब कुछ एकदम से हो जाना, तो ये अपने आप में ही मतलब बहुत ही दुखद, या समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करेंगे।
कैसे होगा आगे। तो उस तरीके का ही मेरे साथ था काफी। सपोर्ट सपोर्ट उस समय पर कोई नहीं करता है। अगर हम खुद को सपोर्ट कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा, इनफैक्ट जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, मम्मी मम्मी होती हैं, भाई बहन होते हैं, वो लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। बिकॉज उनके ऊपर जो सोसाइटी का प्रेशर होता है वो इतना हावी हो जाता है ना कि जी। मुझे लगता है वो ये भूल जाते हैं कि ये अपना ही बच्चा है, अपने ही घर का है। तो वो उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और उसका गुस्सा भी वो हमारे ही ऊपर निकालते हैं। तो चारों तरफ से आप परेशान होते हो, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। फिर वो गुस्सा कहीं ना कहीं आपके काम पे, जॉब पे निकलता है। तो ये सब चीजें मेरे साथ काफी हुई है, काफी लंबे टाइम तक हुई है। ये बहुत ही बड़ी बात को लड़कियां क्या करती हैं कि अपने मन की बात बताती ही नहीं है सही से, क्योंकि ये चलता रहता है मन में कि नहीं मम्मी को कैसा लगेगा, या फिर फैमिली की हम्म। बात नहीं करनी है। लेकिन आपने, बहुत हिम्मत है आपके अंदर कि आपने जो ये बात बताई है आज के, जब इस तरीके का डिसीजन कोई भी लड़की लेती है तो उसके लिए कभी अपने लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी जिंदगी दांव पर लगी होती है। दूसरा जो ये एक सिनारियो आता है किसी की भी लड़की की लाइफ में, वो ये इसीलिए डिसाइड नहीं कर पाती, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि उसको किसी का सपोर्ट नहीं दिखता। सोसाइटी वाले अलग प्रेशराइज करेंगे, जज करते हैं लोग कि नहीं लड़की की ही गलती होगी। ऊपर से जैसे आपने बताया कि अपने घर वाले भी सपोर्ट करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे, जैसे ही सोसाइटी वाले बहुत ज्यादा बातें बनाते हैं। तो ये हम्म। बहुत दुखद है। तो इस तरीके की शादी को निभाना, या तो उसको उस प्रेशर में पूरी जिंदगी आप निकाल दो, डेली घर में झगड़े चल रहे हैं और मारपीट चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़की तब तक निभाती रहती है जब तक कि उसको लगे कि मतलब थोड़ी भी गुंजाइश बची है इस रिश्ते में। लेकिन अगर बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है तो आई थिंक आपने जो डिसाइड किया वो एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अकेले इस सफर पर चलना बहुत मुश्किल है। अ, इस पर आई डोंट नो कि किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। जिस लड़की के साथ होता है वही समझ सकते हैं, लेकिन जब कोई सपोर्ट नहीं करता तब बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीजें। तो जब 2-3 साल के डिप्रेशन के बाद फिर आपने अपने आप को किस तरीके से, आपने अपने आप को संभाला और किस तरीके से वापस से अपनी लाइफ की जर्नी को शुरू किया आपने? बेसिकली मैं जितना भी ये जो मेरा डिप्रेशन वाला फेज था ना, इसमें मेरे जी। दोस्तों ने, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जो बहन की तरह कुछ है मेरी सहेलियां, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किया था कि मेरी लाइफ में डांस था, कथक। ओके। मैंने कथक ज्वाइन किया था जब मैं, मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, क्योंकि बचपन से मेरा सपना था कि मैं डांस करूं। लेकिन क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, पढ़ ले खा ले वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कभी मेरी जी। हिम्मत नहीं हुई थी मम्मी से बोलने की कि मुझे डांस मतलब प्रोफेशनली सीखना है और एज अ करियर लेना है। ना हिम्मत थी जी। बोलने की, और ना ही मुझे उस समय ऐसा लगता था कि मुझे ये सब सोचना चाहिए। यही सोचा हुआ था कि जब जॉब लगेगी, जब थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, तब करेंगे ये सब। तो जब मैं 18 ईयर्स की हुई और मेरी फर्स्ट जॉब लगी, तब मैंने अपना डांस सीखना स्टार्ट किया था। मुझे किसी ने बताया था, तो शुरुआत की थी मैंने धीरे धीरे। तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना आगे तक कभी करूंगी या कुछ, मतलब मुझे लगा कुछ महीने जी। सीखूंगी हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज भी नहीं थी मुझे कि एक्चुअली कथक होता क्या है, कैसे किया जाता है, and मतलब इसका आगे तक जाने के लिए इसमें क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, कुछ पता नहीं था। तो जी। क्योंकि एक शौक था, एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कथक ही सीखूंगी। मुझे ये था कि बस कुछ डांस सीखना है मुझे। तो कुछ दोस्त मिलते गए, क्योंकि होता क्या है ना, जब हमारे अंदर कोई इच्छा होती है, हमारी कोई चाहत होती है, तो कहीं ना कहीं से हमारा जो भाग्य होता है वो हमें उस उन ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे आसपास क्रिएट कर देते हैं, हमें वैसे लोग मिलने लगते हैं कि हम उस जी। इच्छा को, अगर दिल से आप चाहते हो, तो वो पूरी करवाता है। ये होता है। एक मूवी का डायलॉग है कि जी। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपसे जुट जाती है। वैसा कुछ मेरे साथ जी। भी हुआ है। तो मैं बचपन से हमेशा, मेरे सपना था मेरा कि मैं डांसर बनूं। तो जब मैं 18 ईयर्स की हुई, मेरी फर्स्ट जॉब लगी, लोग मिले मुझे, बाहर मैं जाती थी, कई लोगों से पूछा, कुछ ने मुझे बताया तू वहां ज्वाइन कर, वहां ज्वाइन कर। तो मैंने श्री राम भारतीय कला केंद्र है मंडी हाउस में, वहां जी। पर मैं गई।
मैंने फॉर्म फिल किया, ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पर। तो वहां से जो मैंने स्टार्ट किया था अपना डांसिंग जर्नी, और मुझे नहीं पता था कि वहां मैंने सीखना क्या है। तो वहां के जो सर थे जिन्होंने फॉर्म मुझे दिया था रिसेप्शन पर, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना, तो पहले सारी क्लास में जाके घूम कर आओ। मैंने कहा ऐसे कैसे मैं जाके क्लास में चली जाऊँ। तो मैंने गई, मैंने 2-3 क्लासेस देखी, तो मुझे कथक वहां पर मेरे को दिखा एंड काफी अच्छा लगा मुझे उसको देखकर। वहां गई, टीचर से मिली, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मेरा सिलेक्शन हुआ एंड उस तरीके से मतलब मैंने वहां पर ज्वाइन कर लिया। फिर बिफोर मैरिज, शादी तक मैंने इसको 3-4 साल कंटिन्यू किया। तब तक मेरा एज अ स्टूडेंट मतलब बस थोड़ा बहुत करा और आ गए 2 घंटा, उतना सीरियस वाला नहीं था। शौक जो था वो जी। पूरा हो रहा था, मुझे नहीं पता था मैं प्रोफेशनली इसको कभी करूंगी। तो बस वही था। फिर शादी के बाद 2014 में मेरी शादी हुई थी। तो सबने भी बोला और मुझे भी ऐसा लगा कि सही नहीं चल रहा है सब कुछ, या घर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने 8-9 महीने के लिए डांस को छोड़ दिया था। कि मतलब एक तो मैं बहुत परेशान थी पर्सनल लाइफ से, प्लस ये था कि अब शादी हो गई है, थोड़ा लाइफ चेंज हो गई है, जो कि पेरेंट्स सिखाते हैं कि अपना घर पे ध्यान दो एंड ऑल। उसकी वजह से जी। मैंने छोड़ दिया था वो। लेकिन फिर जब ये सब स्टार्ट हो गया, मुझे 6 महीने मायके में आके रहना पड़ा, चारों तरफ से डिप्रेशन था। तो कुछ मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरी एक फ्रेंड है कीर्ति, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बहन से भी जी। बढ़कर है मेरे लिए। उसने भी मुझे बोला और भी कई लोगों ने मुझे बोला कि तू डांस क्यों नहीं अपना करती, क्यों इन सब चक्करों में लगी रहती है, अपना डाइवर्ट कर अपने आप को। तो उन जी। लोगों के कहने पे मुझे भी लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, क्योंकि एक वही चीज है लाइफ में जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो मैं फिर गई, जी। फिर वापस एक ब्रेक के बाद मैंने 8-9 महीने का ब्रेक लिया था, फिर से ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं अपने आप को ज्यादातर वहीं रखती थी, मैं घर आती थी लेट लेट इन द सेंस, जितना मेरा मैक्सिमम 8-9 बजे का टाइम है घर में एंटर करने का, उतना मैं जी। मैक्सिमम टाइम अपना वहां स्पेंड करके आती थी कि मुझे घर में ना आना पड़े, बिकॉज घर में भी अच्छा नहीं चल रहा था माहौल। सब लोग मुझे ही ब्लेम करते थे कि लड़कियों की गलती होती है वैसे भी हर चीज में, ऐसे ही मानते हैं लोग हमारे यहाँ। तो बस यही सब के चक्कर में मैं डांस में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करने लगी, और उस इन्वॉल्वमेंट में मैं इतना खो गई थी, लाइक अपनी पूरा गुस्सा, अपनी भड़ास मैं अपने रियाज पे निकालती थी। तो करते गए और जी। मेरा डांस इतना इम्प्रूव होता गया। मतलब ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को डिवोटेड होकर इतना टाइम दोगे तो वो अच्छा ही होगा, इम्प्रूव होगा वो। मेरा डांस इतना इम्प्रूव होने लगा, फिर जैसे कोई क्लास में आते थे देखने या लोग मुझे देखते थे करते हुए, तो मैं नोटिस होने लगी। तो वो नोटिस जी। जो मैं होने लगी, फिर वहीं से लोग कभी मेरे को बोलते थे कि मतलब अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ परफॉर्म करो, एंड मौके मिलते गए मुझे। टीचर भी मुझे जी। अपने साथ काफी परफॉर्म कराते थे। तो डांस ने मुझे बेसिकली उस जो मेरा डिप्रेशन था, मेरी जो सिचुएशन थी, उसे ओवरकम करने में मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की है मेरे डांस ने। तो जी। ये था मेरा डिप्रेशन से कम आउट करने का वो। उसके बाद आपने कई बड़ी बड़ी जगह भी परफॉर्मेंस दिए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे मैम आप? हाँ, मैंने ऐसा ना कभी ये चीजें सोच कर नहीं किया कभी भी मैंने। डांस एक ऐसी जर्नी रही है मेरी कि बिना सोचे सब कुछ होता गया, मिलता गया मुझे। बस कहीं जी। किसी फेस्टिवल में किसी ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा, अच्छा करती है, फिर मेरे को कॉल आया कि आप करोगे, तो ऑब्वियसली मेरे को इंटरेस्ट होता था, मैं करती जी। थी। तो ऐसे ही एक बार अल्मोड़ा में एक एनजीओ के लिए, एनजीओ वगैरह के लिए भी हम लोग करते रहते हैं, तो एक एनजीओ के लिए एक वर्कशॉप का ऑफर आया था मेरे पास, 10 डेज जी। का। तो वो हमने अल्मोड़ा में किया था। तो वहां पे जो अनाथ आश्रम की बच्चियां थी उनको हमने डांस सिखाया था 1 हफ्ता। तो एक संस्था है यूआरआई, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एसोसिएटेड है वो, उन्होंने हमको इनवाइट किया था। तो वहां पर मैंने मतलब अच्छा सिखाया है जो भी था। वहां के जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल थे उस समय, उन्होंने मुझे आचार्य सम्मान से मतलब सम्मानित किया था। तो ये मेरी एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि किसी मिनिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवार्ड दिया जा रहा था। तो ये भी सडन था, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बट मेरा डेडिकेशन आप समझ लीजिए उस चीज को, या कुछ भी समझ लीजिए, बस डांस की जर्नी जी। मेरी ऐसी बिना सोचे समझे चलती गई है, भगवान की इच्छा से।
जी, तो जैसे जैसे आपने कथक सीखना शुरू किया, उसको परफॉर्म करना शुरू किया, तो आप अपने जो डिफिकल्ट टाइम था उससे धीरे धीरे आप बाहर आ गए। तो हाँ अभी उसके बिल्कुल। बाद फिर आप अपने घर पे रहते थे या फिर किस तरीके से मैनेज करते थे? जॉब भी करते थे या बस हाँ कथक करते जॉब, थे अभी आप? नहीं नहीं जॉब तो देखिए, मेरा जो डांस है, मैं मेरे को बहुत प्यारा है, और मैं मतलब अब ये कह सकते हैं कि मैं डांस के बिना अब रह नहीं सकती हूँ। एक अभिन्न जी अंग हो गया है मेरी लाइफ का। लेकिन ये जो डांस है ये मेरी जॉब की वजह से ही है। अगर मैं जॉब में नहीं होती, मैं कमा नहीं पाती, तो मैं कभी वहां की फीस भी नहीं दे पाती, जो मैंने सीखा है इतने जी साल। तो जॉब तो मेरा शुरू से मेन ही रहा है। बट बाकी लाइफ को जीने में और मुझे खुश रखने में, मेरी परेशानियों से मुझे बाहर निकालने में मेरा डांस का बहुत योगदान रहा है। तो दोनों चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल। बट लिविंग के लिए, सरवाइव करने के लिए मेरा जो जॉब है वही मेन है। और मेरा जॉब फ्लेक्सिबल है थोड़ा, और यहाँ पे लोग भी काफी सपोर्टिव हैं जो मिले हैं मेरे को। तो उनके सपोर्ट की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है काफी हद तक। तो बाकी हाँ, मेहनत तो लगती है। सुबह जैसे मेरा ऑफिस होता है, सुबह 7 बजे से शुरू होता है। तो जी यूजुअली मैं मॉर्निंग, एक्चुअली शिफ्ट ड्यूटीज होती है हमारी, तो मैं अपना फ्लेक्सिबल उसको मतलब एडजस्ट करती रहती हूँ। लाइक इवनिंग में है रिहर्सल या क्लासेस, तो मैंने मॉर्निंग कर लिया। मॉर्निंग में है तो इवनिंग में जी। कर लिया। इस तरीके से थोड़ा वो फ्लेक्सिबल चलता है मेरा। तो इसी इसी तरीके से वो मैनेज होता रहता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। ये है। तो क्या पारुल जी, यहाँ पर ये कहना सही होगा कि आपका जो मुश्किल वक्त था उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने आपका साथ दिया तो वो आपकी जॉब थी, जो आप फिनेंशियली अपने आप को स्टैंड कर पाए? हाँ जी, क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर हम जॉब में हैं, अगर हमारे हाथ में पैसा है, क्योंकि जी बचपन जो था मेरा उसमें ना पैसा था, ना इमोशनल सपोर्ट थी, ना फाइनेंशियल सपोर्ट थी, ना इमोशनल थी, ना सोशल सपोर्ट थी, किसी तरीके की कोई सपोर्ट नहीं थी। तो हम चारों जी तरफ से परेशान रहते थे। लेकिन अभी इस जी वाले, मेरे वाले केस में क्या है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मतलब मेरे हाथ में एटलीस्ट फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हूँ। तो उस जी वजह से भी मैंने डिसीजंस जो लिए अपनी लाइफ में, वो उस जॉब की वजह से भी काफी इजी हुआ। अगर मैं नहीं जॉब में होती, मैं नहीं कमाती होती, शायद मैं आज वहां पे मार खा रही होती, पता नहीं क्या होता मेरा फ्यूचर। तो जॉब तो बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट रही है। हम्म। और आपके थ्रू आज बहुत सारी लड़कियों को या पेरेंट्स को ये मैसेज भी मिलेगा कि लड़कियों को पढ़ाना, उनकी एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आई थिंक सबसे बड़ा जो हथियार होता है लड़की के पास वो उसकी शिक्षा होती है, उसकी एजुकेशन, उसने जो भी किया है, जिससे कि वो स्टैंड कर सकती है और इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ गुजार सकती है। जरूरी नहीं है कि आप शादी में मार खाते हुए या फिर एक कलेश के साथ ही अपनी लाइफ को गुजारें। तो ये हम्म। बहुत अच्छी बात आपने बताई है मैम। तो अभी लाइफ में आगे क्या सोचा है? आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, कुछ तय किया है आपने? एक्चुअली मैं अब कुछ भी सोचती नहीं हूँ कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जहां जी मुझे मेरी डेस्टिनी लेती जाएगी, मैं सिर्फ मेहनत करती जाऊंगी। जहां भगवान ले जाएंगे, जहां मेरी डेस्टिनी मुझे मेरी मेहनत के साथ ले जाएगी, रिस्पेक्टफुली, मैं वहीं चली जाऊंगी। जी लाइक ना मैंने ये सोचा अभी कि मुझे आगे शादी करनी है, सेटल होना है या नहीं होना है, ना मैंने और कुछ सोचा है। बट अगर मुझे फ्यूचर में, अगर मुझे कोई ऐसे इंसान मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ही कैन रिस्पेक्ट मी, ही कैन सपोर्ट मी, तो डेफिनेटली आई विल सेटल माई सेल्फ विद हिम। बट अगर नहीं मिलता है जी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये इतनी जरूरी चीज नहीं है, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन एंड वेरी स्मॉल। तो अगर इतनी जी छोटी सी जिंदगी में हम ऐसे ये ट्राई एंड टेस्टिंग करते रहेंगे, तो हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे। तो मैंने बहुत बिल्कुल। ज्यादा कुछ नहीं सोचा है। जो हाँ मेरी डेस्टिनी, बस मैं मेहनत करती रहती हूँ, मेहनत ही करूंगी, और पूरी ईमानदारी के साथ। उसके साथ मुझे जहाँ मेरी किस्मत लेकर जाएगी, बेटरमेंट बेटरमेंट के लिए, मैं बस वही मेरा फ्यूचर है। जी मैम, आपका कोई लाइफ में कोई इंस्पिरेशन रहा है आपका जहाँ से आपको हिम्मत मिलती है? किसी को फॉलो देखिए, करते हो अपनी पहली लाइफ में आप? पहली इंस्पिरेशन तो मेरी मम्मी है।
क्योंकि उन्होंने जितनी कठिनाइयां फेस की है शायद मैंने उतनी नहीं करी है। उन्होंने 3 बच्चों के साथ अपने आप को संभाला है, एंड उस समय पे वो जॉब भी नहीं करती थी, एंड काफी उन्होंने तो बहुत ज्यादा सहा है हम लोगों के चक्कर में। पहली जी इंस्पिरेशन तो मेरी वही है। उन्हीं से ही मुझे मतलब प्रेरणा मिलती है कि ठीक है, जब वो 3 3 बच्चों के साथ कर सकती हैं, और उनकी शादी भी काफी कम एज में हुई थी, क्योंकि उन लोगों के जनरेशन में और थोड़ा जल्दी होती थी। तो इतनी कम एज में 3 बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुली सोसाइटी में जीना, और उनको 3 बच्चों को इतना बना देना, इतना सक्षम बना देना कि मतलब आज मैं आप लोगों के सामने हूँ एंड दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ। तो फर्स्ट जी मोटिवेशन तो मेरी मम्मी ही है, उन्हीं से। जी मैम। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत हिम्मत है आप में। और तो लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप बाकी की विमेन को कोई मैसेज देना चाहेंगी? इस प्लेटफॉर्म से मैं सभी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं अभी, उन सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, स्पेशली लेडीज को, कि हिम्मत रखिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाइए। जितना हो सके कोशिश करिए चीजों को मैनेज करने की, या एक पॉइंट तक सहन करने की भी। मैं ये तो कभी नहीं कहूंगी कि आप एकदम आप डिसीजन ले ले कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती मैं, ये भी गलत है। बट जब अगर आपको लगता है कि अगर आप आगे नहीं मैनेज कर सकते किसी इंसान के साथ, या किसी परिस्थिति में नहीं आप उसको आगे टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो बेटर टू कम आउट ऑफ इट एंड स्टार्ट न्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी एजुकेशन, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए, लाइफ के सर्कमस्टांसेस और लाइफ में आगे क्या होने वाला है या क्या है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। वो तो जो जी किस्मत में है, जो भगवान जी ने देना है, वो तो देना ही है, और वो हमें फेस भी करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली। फिजिकली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या होते हैं कि फाइनेंसेस और उसके चक्कर में अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपका दिमाग भी आपके साथ काम नहीं करेगा, आप फिर कुछ नहीं कर पाते हो। तो कहते हैं कि अपना पैसा और अपना शरीर और अपनी बुद्धि, ये 3 चीजें होती हैं जिनको हमें संवार के रखना होता है। अगर ये आपने संवार के रखी है तो आप किसी भी सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर आ सकते हो। इजीली नहीं भी तो स्ट्रांगली तो आप बाहर आ ही सकते हो। तो बेटर है कि आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपनी फाइनेंसेस पर, फाइनेंसेस के बारे में सोचें, और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और जो भी सिचुएशन है फेस करें, जो भी भगवान ने दिया है, बस डरे नहीं, स्ट्रांगली उसको फेस करें। मैं ये भी बताना चाहूंगी, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, जो मेरी लाइफ में ये फेज आया था डिप्रेशन वाला, इसमें जी मैंने कई बार, एक नहीं एक्चुअली बहुत बार ये सोचा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। आई मीन क्या होता है ना कि आपके घर में भी माहौल ठीक नहीं है, आपका सोशली भी आपको, भले ही लोग ना बोले, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो लोग आपको देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये हमें ही देख रहे हैं और इसी रीजन की वजह से देख रहे हैं। तो बहुत ही एक अंदर से बड़ी हीन भावना सी आ जाती है अंदर। तो मुझे जी भी इस सिचुएशन में ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूं, कुछ कर लूं। लेकिन सडनली कहीं से ये कह लीजिए कि मदर की अपब्रिंगिंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए उसको, या कहीं से अंदर से कोई अपने आप पावर आती थी, और फिर लगता था अगले पल, पागल है ये, क्या सोच रही है, मरने के लिए आए हैं क्या दुनिया में, और भी बहुत कुछ है करने के लिए। तो इस तरीके के विचार आना बहुत नॉर्मल होता है ऐसे में। बट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की बात होती है, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, आप अगर दिमाग से बहुत मजबूत है, तो उस सिचुएशन को या उस अपने ही खुद के थॉट को आप बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं अपनी स्ट्रांग माइंड के साथ। तो ये भी एक स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि ये बहुत लड़कियों के साथ, बहुत लोगों के साथ होता है, नॉट ओनली गर्ल्स, बट काफी लोगों के साथ होता है कि विपरीत परिस्थितियों में वो अपने आप को काफी वीक मानकर इस तरीके का कदम उठाते हैं या उठाने का सोच लेते हैं। तो इस बात का भी अपने, मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि प्लीज बी स्ट्रांग, और इस तरीके के ख्याल बिल्कुल ना लाएं दिमाग में। लाइफ बहुत सुंदर है। अगर लाइफ का एक पार्ट खराब है या 2 पार्ट्स खराब है, आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अच्छे हैं और अच्छे हो सकते हैं उसके लिए। तो बस यही मेरा छोटा सा मैसेज है लोगों के लिए।
बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, और मैं भी ये यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि एक ही जिंदगी है हमारे पास, तो हम्म। उसको ऐसे ही नहीं गवा दीजिए किसी दूसरे के लिए, या फिर ये सोचते हुए कि दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में। आप बस खुद के बारे में सोचिए, अपने आप को आप कैसे आज से कल बेहतर बना सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और आपकी मुस्कान, आपका अपने आप में भी आप एक शख्सियत है, आप अपने आप में आपका एक वजूद है। ये जरूरी नहीं है कि आपने बस शादी कर ली तो किसी दूसरे के लिए ही अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट करना है। तो पारुल जी, बहुत हिम्मत है आप में, और मैं कहूंगी कि आज बहुत हिम्मत और बहुत क्लैरिटी आपसे बहुत सारी लड़कियों को मिलेगी कि ऐसे रिश्ते को निभाने का कोई मतलब नहीं बनता है जिसमें रिश्ते ही ना हो, जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, जिसमें दोस्ती ना हो, जिसमें प्यार ना हो, तो उसको खत्म कर देना ही बेहतर होता है। तो इसके साथ ही पारुल जी आज आपसे विदा लेते हैं, और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए बेस्ट विशेज है मेरी। और इसके साथ ही पारुल जी से विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे, और आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक खुश यू रहिए। सोनिका जी। थैंक यू सो मच धन्यवाद। मुझे अपने प्रोग्राम पर और इस संस्था के साथ जोड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सब